हम पढ़ रहे हैं कहानी। कहानी के अंदर मुख्य जो तत्व होता है वो होता है कौतूहल, यानी कि जिज्ञासा। यही किसी न किसी रूप में कहानी में उपस्थित रहकर कहानी की रोचकता को बढ़ाता है और हमें प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ने को विवश करता है। कहानी के का जो मुख्य तत्व होता है वो जिज्ञासा होती है, और जो ये जिज्ञासा ही हमें उस घटना को देखने पर मजबूर करता है, चाहे हम देख रहे हैं चाहे हम उसको पढ़ रहे हैं। उस पूरी कहानी को पढ़ने की जो रोचकता है उसको ये जिज्ञासा बढ़ाती है, और यही रोचकता जो है वह हमें प्रारंभ से लेकर अंत तक इसको कहानी को पढ़ने को विवश करती है। कहानी अपने कहे जाने वाले इस रूप में कौतूहल पर अधिक आश्रित रहती है। कौतूहल तो है इस कहानी के अंदर, जिज्ञासा तो बनी हुई है, लेकिन ये जिज्ञासा किस स्वरूप में हमारे सामने आएगी ये आश्रित रहती है कहने वाले के ऊपर। कोई भी साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य को और मुख्य वाक्य बनाने के लिए कहे जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साधारण वाक्य भी एक इम्पोर्टेंट वाक्य बन जाए। इस शैली से वह कुछ कहे कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये कोई मुख्य बात हो सकती है। तो कहानी के अंदर भी कहानी को कहने वाला जो होता है वह इतना प्रभावशाली ढंग से उस कहानी को कहता है कि सुनने वाले के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है, और जो सुनाने वाला है उसको जो आर्थिक लाभ होता है वो उसको प्राप्त करता रहता है सुनने वाले से। श्रोतागण जो है वो कौतूहलवश पैसा देकर भी अपनी अधूरी कहानी को पूरी सुनते हैं। ये तो था प्राचीन समय का रूप, या फिर आधुनिक रूप में भी हम कई पांडाल में वगैरह देखते हैं जो कथावाचक है वे तो डायरेक्ट हमसे पैसे की मांग नहीं करते हैं, लेकिन जो कहानियां वह ऐसी कहते हैं कि कौतूहलवश हम उनको सुनने के लिए वहीं पे बैठे रहते हैं, और आर्थिक लाभ की जो पूर्ति है उसको भी पूरा करते हैं। ये तो था मौखिक रूप जो कहानियों का है। यह मनुष्य के भीतर जागृत कौतूहल की माया है। मनुष्य के हृदय के अंदर ये जागृत अवस्था रहती है कौतूहल की, जिज्ञासा की। और जब ये अवस्था सामने वाले के ऊपर सामने वाला जो होता है वो ऐसी जिज्ञासा रूपी बातें करता है कि हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है वो भी सामने आती है, और उस जिज्ञासा की जो माया है ये माया ही है जो उस कहानी को हम बैठे बैठे पूरी सुनते हैं, या फिर उसको उस घटना को हम पूरा सुनते हैं। आजकल लिखित कहानी के भीतर कौतूहल ने दूसरा रूप धारण कर लिया है। ऊपर का जो स्वरूप था वो था मौखिक, और अब जो हम देख रहे हैं लिखित। तो लिखित के अंदर क्या होता है कि लिखित के अंदर घटनाओं का ही कौतूहल नहीं रह गया है, यानी कि सिर्फ घटना ही नहीं रह गई है कौतूहल का विषय, बल्कि उसको उसके अंदर जो चरित्र होते हैं, चरित्र को चरितार्थ करने के जो मुख्य पात्र होते हैं, और फिर उसके अंदर हम कहानियों के अंदर और भी स्वरूप देखने को मिलता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसके अंदर उसका स्वरूप हमें मनोवैज्ञानिक स्वरूप भी देखने को मिलता है। आपने एक कहानी सुनी होगी पाजेब की। छोटा सा नन्हा बालक होता है, तो उसके हृदय के अंदर भी एक ऐसी मनोदशा उत्पन्न होती है कि ये कार्य तो मैंने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इस कार्य को करने की जो हीन दशा होती है वह किस तरह उस बच्चे का जो उसका बच्चे का जो परिवर्तन है उसका व्यवहार का, उसको किस दिशा में और ले जाता है, जिज्ञासा के रूप में परिणित हो गया है। ये जो कौतूहल है अब लिखित घटनाओं के अंदर घटनाओं के ऊपर संबंधित भी रह गया है, चरित्र के ऊपर भी है, और एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर भी प्रस्तुत हुआ है। निश्चित है कि कहानी के भीतर अब कौतूहल किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहना चाहिए। कहानी का विश्लेषण करने पर हमें उसके भीतर 6 आवश्यक अवयवों की स्थिति मिलती है। वे जो 6 अवयव हैं कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहले होगा कथानक, यानी कि जो कहानी है उसकी कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, या फिर जो घटना प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस घटना को प्रस्तुत करने के लिए हम इस शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार उस घटना को प्रस्तुत करें लोगों के सामने ताकि वो एक जिज्ञासा बनी रहे। घटनाओं को प्रस्तुत करने के बाद में दूसरा जो तथ्य होगा, जो स्वरूप होगा वो होगा चरित्र चित्रण।
यानी कि घटनाएं तो आधारित हैं ऐतिहासिक, लेकिन चरित्र चित्रण किया जा रहा है प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर, तो ये मेल नहीं बैठता। चरित्र भी वैसा ही होना चाहिए जो उस कथानक को पूर्ण सार्थक करे। तीसरा होगा वर्णन। वर्णन ऐसा होना चाहिए कि कहानी के अंदर जिज्ञासाएं बनी रहे, इधर उधर पढ़ने वाले को या फिर देखने वाला का मन ना भटके। कथोपकथन, जिज्ञासा बनी रहे कहानी के अंदर, उसके लिए जरूरी है जो संवाद है वो ऐसे होने चाहिए कि जो देखने वाला है या फिर वो पढ़ने वाला है वो एक कड़ी से जुड़ा रहे। ये डिपेंड करता है भाषा शैली के ऊपर, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसी के अनुरूप अगर भाषा है या फिर उसको समझ में आने वाली भाषा है या भाषा की ऐसी टेक्निक को काम में लिया गया है, जैसे मुहावरेदार कह दो या बीच बीच में जो लोकोक्तियाँ हैं या फिर कुछ उदाहरण दे दे के प्रस्तुत किया गया है, तो मतलब किसी भी तरह से जिज्ञासा उसमें बनी रहनी चाहिए, चाहे वह भाषा के रूप में हो, चाहे वह संवाद के रूप में हो, चाहे वह चरित्र चित्रण के रूप में हो। फिर कहानी का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उसका जो छठा जो आवश्यक अवयव है वो होगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य, कि कहानी का जो उद्देश्य है वह क्या है, किस उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी गई है। अगर हम इस उद्देश्य को भूल जाते हैं तो जो घटना है उसमें जिज्ञासा नहीं रहेगी, और जब घटना में ही जिज्ञासा नहीं रहेगी तो फिर इसको प्रस्तुत करने वाले चरित्र चित्रण में भी जिज्ञासा नहीं बनी रहेगी। इन्हीं आवश्यक अंगों के स्वरूपों का परिवर्तन एवं विकास कहानी के भीतर देखने को मिलता है। इन्हीं को प्रभावशाली, रोचक और पूर्ण बनाने में कहानी कला का अस्तित्व है। कोई भी जो कहानीकार होता है, एक कहानी के ऊपर या फिर कोई भी एक घटना के ऊपर अगर दो कहानीकारों ने उसके ऊपर कहानियाँ लिखी है, जैसे कि समाज के अंदर जो शोषित वर्ग है वह किस प्रकार से शोषित हो रहे हैं, अगर इसको इस घटना को लेकर अगर कोई कहानी लिखी जा रही है तो दो कहानीकारों के मध्य जो सामंजस्य होगा वो अलग अलग होगा, उनके कहने का तरीका अलग होगा, उनके कथानक अलग होंगे, उन कथानकों का चरित्र चित्रण भी अलग होगा, उनका वर्णन भी अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा, उनका कथोपकथन भी अलग होगा, भाषा शैली भी अलग होगी। हालांकि उद्देश्य एक है कि हमें प्रस्तुत करना है कि शोषित जो वर्ग है वो किस प्रकार से शोषित हो रहा है। उद्देश्य एक होने के बावजूद भी जो ये पांचों जो अवयव हैं इसी के आधार पर सुनने वाले को और पढ़ने वाले के अंदर जिज्ञासाएं बनी रहती है, और इसी प्रकार दो कहानीकारों का अगर एक ही घटना के ऊपर कहानियां लिखी जा रही है तो इन्हीं वजह से वह अलग अलग भी रहती है और वह प्रसिद्धि भी पाती है। आगे हम इन्हीं अवयवों का विश्लेषण कर कहानी कला की स्थिति पर हम विचार करेंगे।